नमस्कार मित्रों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। तो आज तारीख है 15 सितंबर 2022 और आज का दिन है गुरुवार। तो हम विस्तृत चर्चा करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम पहली खबर देखेंगे GS2 से संबंधित UNHRC में जम्मू कश्मीर के जिक्र पर भारत ने पाकिस्तान को क्यों फटकारा और क्या कहा इसको लेकर। फिर हम देखेंगे GS2 राज्य व्यवस्था से संबंधित कि 5 राज्यों की 1.5 दर्जन जनजातियों को SC/ST में शामिल करने का निर्णय। तो देखेंगे कि कौन सी है वो जनजाति जिन्हें ST कैटेगरी में शामिल किया गया। फिर देखेंगे GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से भारत रशिया संबंधों को तय समय पर होगी S-400 डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति। तो हम S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको भी देखेंगे और कहाँ तैनात किया गया है उसको भी देखेंगे। हम समरकंद में मिलेंगे मोदी और पुतिन, दुनिया की रहेगी नजर। तो जो ग्लोबल ग्रुपिंग है GS2 से संबंधित है, तो इसके बारे में भी हम थोड़े से देखेंगे कि आने वाले जो एससीओ की बैठक वो कहाँ है और उसमें किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। भारत आने वाले चीतों की तस्वीर जारी, 2 से 5.5 साल है उम्र। तो जैसा कि हमें पता है कि नामीबिया से जो चीते लाए जा रहे हैं उनको कहाँ रखा जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में रखा जा रहा है। तो उसी से संबंधित एक चर्चा ये है कि उनकी तस्वीर जारी कर दी गई है जिन्हें नामीबिया से भारत लाया जा रहा है। ऊर्जा तंत्र पर साइबर हमलों का खतरा, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ये GS3 चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी है और उसमें किस तरह से इससे निपटा जा सके और किस तरह से ये भारत की अर्थव्यवस्था के, भारत को सामाजिक राजनीतिक जो हित है उनको प्रभावित कर रहा है। तो इसे आप जरूर पढ़ने का प्रयास करिएगा। फिर हम देखेंगे कि जो महंगाई नापने के जो इंडेक्स होता है यानी थोक महंगाई सूचकांक, यानी उसको देखेंगे कि उसमें किन वस्तुओं का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, किन का कम होता है। और RBI की जो स्वस्थ रेंज है इन्फ्लेशन की, उसे भी देखेंगे कि वो क्या है और RBI ने रेपो रेट क्यों बढ़ाई है। फिर हम देखेंगे कि दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या होता है और इसका नाम दक्षिण दक्षिण सहयोग क्यों रखा गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। फिर हम किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के मैप का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अजरबैजान और आर्मीनिया में किस क्षेत्र को लेकर है विवाद। भारत में प्रौद्योगिकी के जनक माने जाते हैं विश्वेश्वरैया, महान इंजीनियर मोजागुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक में हुआ था। और 1884 में लोक निर्माण विभाग यानी PWT में सहायक इंजीनियर नियुक्त हुए और कई शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं पर काम किया। और 1903 में उन्होंने पानी रोकने वाले ऑटोमेटिक जो फ्लड गेट तैयार किया था। और 1932 में कृष्ण राजा सागर बांध के निर्माण में भी उन्होंने अहम योगदान दिया। तो हम देखेंगे कि जो कृष्ण राजा सागर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है, किस राज्य में अवस्थित है और इससे किस राज्यों को फायदा होता है। फिर हम आखिरी में देखेंगे कि GS3 एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव है उसको कम करने के उपाय है और इकोलॉजी से संबंधित विषय रहेगा। जो हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो अध्ययन आए उन्होंने जो स्वच्छ ऊर्जा को लेकर क्या अपने अध्ययन की और क्या प्रमुख बातें रही उनके अध्ययन की, तो उसको देखने का हम प्रयास करेंगे। उसके बाद हम जो अजरबैजान है उसके मैप का एनालिसिस करेंगे, आर्मीनिया के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र है वो कहाँ पर अवस्थित है। ये नागोर्नो काराबाख क्षेत्र आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में इसकी लोकेशन कहाँ अवस्थित है और इसको लेकर विवाद क्यों छिड़ा हुआ है। फिर हम S-400 मिसाइल ड्रिल के बारे में देखेंगे कि ये रक्षा प्रणाली किस तरह से काम करती है। उसके बाद भारत में जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसे कहाँ तैनात किया गया है। फिर हम ईरान की मैप का एनालिसिस करेंगे। ईरान में जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है उनको देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम कृष्णा सागर डैम को देखेंगे। उसके बाद हम किर्गिस्तान की मैप का एनालिसिस करेंगे। किर्गिस्तान के बाद हम तजाकिस्तान की मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम WPI वेटेज डायग्राम को देखेंगे, किन वस्तुओं का सबसे ज्यादा डायग्राम है। फिर हम साउथ साउथ कोऑपरेशन को देखेंगे। फिर उसके बाद हम जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री जिसे साउथ
नॉर्थ साउथ कंट्रीज कहा जाता है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम यूएनएचसीआर के बारे में संक्षिप्त में देखेंगे। फिर बात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे। तो इस तरह से ये आज हमारे चर्चा के बिंदु रहेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। यूएनएचआरसी में जम्मू कश्मीर के जिक्र पर भारत ने पाकिस्तान को फटकारा। तो भारत ने उसके खिलाफ दुष्प्रचार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के मंच का दुरुपयोग करते हुए जम्मू कश्मीर के जिक्र पर पाकिस्तान को फटकार लगाई है और साथ ही परिषद से आग्रह किया है कि वह पाक से आतंकियों को पालने प्रशिक्षित करना बंद करने के साथ ही अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकी समूह के अड्डों को ध्वस्त करने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा है। जेनेवा स्थित भारत के स्थायी दूतावास में उन्होंने ये बात कही है। और ओआईसी यानी भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन का भी कहीं न कहीं जो दुरुपयोग किया है उस पर भी कहीं न कहीं अपनी चिंता व्यक्त की है। खरी खरी तो भारत के प्रथम सचिव भागी ने कहा अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए कुख्यात हैं पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान की बात कर रहे हो। भारत के संदर्भ में ओआईसी के तथ्यात्मक रूप से गलत बयान को भी किया खारिज। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है। पहले हम देखते हैं कि यूएनएचआरसी क्या है और फिर ओआईसी के बारे में देखेंगे। तो यूएनएचसीआर तो क्या है ये? द यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी है। इसके बारे में क्या है कि यूएनएचसीआर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी एक वैश्विक संगठन है जो जीवन बचाने, अधिकारों की रक्षा करने और शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों और राज्य विहीन लोगों के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए समर्पित है। तो यहाँ इनके बारे में दिया हो कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं कि हर किसी को शरण लेने और सुरक्षित शरण पाने का अधिकार है। घर पर हिंसा, उत्पीड़न, युद्ध या आपदा से भागने के बाद 1950 के बाद से हमने कई महाद्वीपों पर कई संकटों का सामना किया है और शरणार्थियों, शरण चाहने वालों, आंतरिक रूप से विस्थापित और राज्य विहीन लोगों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है, जिनमें से कई के पास मुड़ने के लिए कोई नहीं बचा है। हम जीवन बचाने और घर से मजबूर लोगों, लाखों लोगों के लिए बेहतर वायदा बनाने में मदद करते हैं। तो 1950 की बात की, जैसे हमें पता है कि 1939 से 45 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, तो जिससे भी कहीं ना कहीं जो मानवाधिकार जो संबंधित मुद्दे हैं वो खड़े हुए थे। कई जो मानवीय लोग विस्थापित हुए थे, तो उसी को देखते हुए उसी के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं इसकी स्थापना का उद्देश्य आया कि किस तरह से जो लाखों लोग विस्थापित हुए, जो पीड़न का शिकार होते, जो शरणार्थी होते हैं, तो उनके अधिकारों की कैसे रक्षा की जा सके और उन्हें जो सुरक्षित स्थान किस तरह से मुहैया कराया जा सके ताकि उनके ऊपर जो है हिंसा होती है उसे रोका जा सके। तो इसी को कहीं ना कहीं देखते हुए इसकी स्थापना की गई। ये 1951 में जो रिफ्यूजी कन्वेंशन हुआ, ये यूएन कन्वेंशन ऑन स्टेटलेसनेस यानी जो राज्य विहीन लोगों के लिए किस तरह से एक सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ये यूएनएचसीआर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन 2022-26 ये हाई कमिश्नर। तो इस खबर को हमें हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखना है। अब चलते हैं हम ओआईसी। ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर सरकारी संगठन है जो कब स्थापित किया गया है? 1969 में। इसके अंदर कितनी कंट्री है? तो 57 मेंबर स्टेट्स हैं। द ऑर्गेनाइजेशन स्टेट दैट इट इज द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड and work to safeguard and protect the interests of the Muslim world in the spirit of promoting international peace and harmony। अब इसमें मैप दिखाया हुआ है कि कौन से मेंबर स्टेट्स हैं, कौन से ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं और कौन सस्पेंडेड स्टेट्स हैं। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कहाँ है यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेद्दा सऊदी अरब में। इसकी ऑफिशियली लैंग्वेज कौन सी है? तो अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच। इसका टाइप कौन सा है? तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें मेंबरशिप कितनी कंट्री की है? तो 57 है।
इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? तो चार्टर पे साइंड हुए थे 1969 25 सितंबर। इसकी पॉपुलेशन दिखाई हुई 1.81 बिलियन है। जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार 2019 के एस्टिमेट के अनुसार दिखाई हुई है। ये नॉमिनल दिखाई हुई है, फिर पर जीडीपी दिखाई हुई है। तो पर जीडीपी कैसे निकालते हैं? तो नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन से डिवाइड करने के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दिखाई हुई है। इसकी जो स्थिति वो कैसी मीडियम है, 122वीं रैंक दिखाई हुई है और 0.672 इसका स्कोर है। और ये कौन सी मेंबर स्टेट को दिखाया हुआ है कि एशिया से, अफ्रीका से कौन से कंट्रीज में शामिल है। और इसमें जो लिस्ट ऑफ समिट्स दिखाई हुई कि जो पहली हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो मोरक्को में हुई थी। प्लेस था रबाट 1969 में। तो इस तरह से हमको ओआईसी को देखना है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिहाज से। 5 राज्यों की 1.5 दर्जन जनजातियों को एसटी में शामिल करने का निर्णय। तो ये जीएसटी और राज्य व्यवस्था से जोड़कर देखना है हमें। तो 12 जातियां छत्तीसगढ़ की, हिमाचल की हड्डी व उत्तर प्रदेश की गोंड भी अनुसूचित जनजाति में शामिल। तो ये मोदी कैबिनेट का फैसला। तो आदिवासी होने के बावजूद इन्हें दशकों से नहीं मिला था अनुसूचित जनजाति का दर्जा। तो एसटी में शामिल न होने से इन्हें नहीं मिलता था नौकरी, उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले में आरक्षण। तो अब एसटी का दर्जा मिलने से कहीं ना कहीं इन्हें नौकरी में, उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलेगा। दशकों से अधिकारों से वंचित उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित 5 राज्यों से जुड़ी करीब 1.5 दर्जन जनजातियों को मोदी सरकार ने बुधवार को एक बड़ा तोहफा दिया है। इन जनजातियों को अब अनुसूचित जनजाति यानी एससी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिलेगा। इसके साथ ही वह इससे जुड़े सभी तरह का लाभ भी ले सकेगी, यानी उन्हें नौकरी में, शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण का फायदा मिलेगा। फिलहाल अनुसूचित जनजाति में जिन जनजातियों को शामिल करने का फैसला लिया गया है उनमें बिंजिया समेत 12 जातियां छत्तीसगढ़ की हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की हड्डी और उत्तर प्रदेश की गोंड जनजाति है। विकास की दौड़ में पिछड़े जनजाति व आदिवासियों को आगे बढ़ाने के अपने वादे को पूरा किया है। तो हमें हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखना है कि प्रीलिम्स में यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है कि कौन सी जनजातियों को हाल ही में जो एसटी में शामिल किया गया है, छत्तीसगढ़ की कौन सी थी, उत्तर प्रदेश की कौन सी थी, और फिर उसके बाद देखना है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी थी। तो इन्हें क्यों शामिल किया गया, इसकी जरूरत क्या पड़ी थी और इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं एसटी में शामिल करने के लिए और कौन शामिल करता है। तो इस तरह से हमें हमारे एग्जाम लिहाज से भी इस खबर को देखना है। अब बढ़ते हैं हम आगे। GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंडिया रशियन रिलेशन। GS3 सिक्योरिटी से जोड़ सकते हैं हम। तय समय पर होगी S-400 डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति। तो जो यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर लगे अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति निर्धारित समय पर पूरी होगी। तो कहीं ना कहीं ये किसने कहा? ये कहीं ना कहीं जो रूस के राजदूत थे डेनिस अलीपोव ने कहा कि रूसी जो अभी हाल ही में जो समरकंद में होने वाली बैठक है एससीओ की, उसमें मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होगी, जिसके बीच कहीं ना कहीं जो सैन्य रिश्ते उनको और मजबूत करने पे बातचीत चलेगी। जो ये S-400 डिफेंस सिस्टम मिसाइल है, ये क्या है? तो ये सिस्टम आकाश मार्ग से आने वाली दुश्मन की मिसाइल, लड़ाकू विमान, ड्रोन को टैंक ट्रैक करने के उसे 400 किलोमीटर दूर ही खत्म करने में सक्षम है। अमेरिका के कड़े विरोध के बावजूद भारत और रूस के बीच इस डिफेंस सिस्टम की 5 यूनिटों के लिए 2018 में कहीं ना कहीं सौदा हुआ था। ओलिपोव ने बताया कि रूस और भारत के बीच T-19 टैंक और Su-30 MKI लड़ाकू विमान की भारत में असेंबलिंग पर सकारात्मक वार्ता चल रही है और दोनों देशों के संयुक्त उपक्रम से भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का निर्माण भी चल रहा है। तो अब हमें इस खबर को किस लिहाज एंगल से देखना है? तो पहला तो इसको हमें इंडिया रशियन रिलेशन के लिहाज से देखना है। दूसरा है कि जो S-4 सिस्टम है वो भारत की जो सुरक्षा हित है उनको किस तरह से और मजबूत करेगा। दूसरा है कि ये भारत ने डील क्यों की, और यहाँ पर तीसरा है कि काटसा की भूमिका क्यों है, क्योंकि हाल ही में काटसा से भारत को जो छूट दी गई है। और काटसा क्यों था? तो कहीं ना कहीं जो रशिया है, जो साउथ कोरिया
नॉर्थ कोरिया है और एक ईरान है। तो इससे जो भी जो रक्षा जो डील है करता है कोई भी देश, तो उस पर कहीं न कहीं जो अमेरिका है वो प्रतिबंध लगा देता है। तो उसी को देखते हुए इस खबर को भी जोड़ना है। अब हम एग्जाम के लिहाज से S-400 डिफेंस सिस्टम मिसाइल को देखते हैं कि कहाँ तैनात की गई है। तो ये है रशिया इंडिया टू साइन S-400 मिसाइल डील। अब यहाँ पर दिखाया हुआ है कि रशिया एंड इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू साइन अ डील वर्थ मोर देन जो $5 बिलियन ऑन डिलीवरी ऑफ रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम टू न्यू दिल्ली। फिर यहाँ वॉशिंगटन ने अमेरिका वार्न एक्वाजिशन वुड अट्रैक्ट सैंक्शन इम्पोज टू पनिश रशिया फॉर अनेक्शन, यानी जो उसने क्रीमिया पर कब्जा किया था 2014 में, उसके दिखाया हुआ है। और दिल्ली यानी भारत ने वास साइंड इट विल आस्क यूएसए फॉर स्पेशल वेवियर फॉर सैंक्शन, यानी कहीं न कहीं जो काटसा है उससे छूट देने की बात की गई है। भारत ने कहाँ-कहाँ तैनात की गई है तो दिखाया हुआ है कि एक गुजरात और गुजरात की साइड, यहाँ राजस्थान की साइड, या जम्मू कश्मीर की साइड है, या उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की साइड पे है, और एक अरुणाचल प्रदेश में, यानी लगभग 5 यूनिटी को तैनात किया गया है। और ये अरुणाचल प्रदेश जिसे चाइना क्लेम करता है कि हमारा है, लेकिन ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। इधर म्यांमार आ गया, इधर जैसे चाइना से हमारे सीमा विवाद चलते ही रहते, इधर पाकिस्तान है। तो कहीं न कहीं इन्हीं जगह तैनात किया गया है जहाँ ज्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट रहने की संभावना बनी रहती है या कॉन्फ्लिक्ट है। इंडिया वांट सिस्टम अ डिटर्मिनेंट अगेंस्ट किसके अगेंस्ट चाइना एंड टू गेन एज ओवर ट्रेडिशनल रिवाइवल पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान या चाइना हो ही गया। फिर उसके बाद मिसाइल रेंज दिखाई हुई है, उसके बाद जो इसकी मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज, मैक्सिमम एल्टीट्यूड, मैक्सिमम टारगेट स्पीड, तो टारगेट इंगेस्ट साइमल्टेनियसली। इसका जो सिस्टम है कैसे काम करता है, तो मोबाइल कमांड पोस्ट, फिर फायर कंट्रोल रडार और लॉन्चर, और ईच कैनिस्टर होल्ड 4 शॉर्ट रेंज मिसाइल और 1 लॉन्गर रेंज मिसाइल। तो ये कैसे काम करती है मिसाइल के पहले रडार, अगर मान लीजिए कि दुश्मन देश की तरफ से कोई ड्रोन है, मिसाइल है या कोई भी आक्रमण किया जाता है, तो पहले रडार डिटेक्ट करेगा। रडार डिटेक्ट करने के बाद मोबाइल कमांड पोस्ट पर जाएगा। कमांड पोस्ट का अगर उसे सही पाता है कि हाँ हमला हुआ है, तो फिर कहीं ना कहीं संकेत जाता है किस पे, लॉन्चर पे, और लॉन्चर में जाने के बाद जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद जो कहीं ना कहीं जो ये कैनिस्टर है, मिसाइल कैनिस्टर, इसमें से मिसाइल निकलती है और जो टारगेट है उसको हिट कर देती है। तो इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। और इसको कहाँ तैनात किया गया है, तो दिखाया हुआ है कि लोकेशन 5 जगहों पर इसको तैनात किया गया। इधर चाइना वाले क्षेत्र में, और इधर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, और इधर कहीं ना कहीं म्यांमार भी आ गया है। तो इन जगह इसको तैनात किया गया है। तो कहीं ना कहीं इधर उत्तर और पश्चिम की साइड ज्यादातर तैनात किए गए, और इधर अरुणाचल प्रदेश में एक तैनात किया गया है। तो इस तरह से इस खबर को हमें देखना है। अब बढ़ते हैं हम आगे। भारत रूस संबंध, गुरुवार शुक्रवार को होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं की होगी द्विपक्षीय वार्ता। तो संघाई सहयोग संगठन के समरकंद सम्मेलन के दौरान कहीं न कहीं जो मोदी और पुतिन के बीच में जो द्विपक्षीय रिश्तों को और प्रगाढ़ करने पर बातचीत होगी। ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीतिक सहयोग के बीच कहीं न कहीं जो रणनीतिक स्थिरता है और इनको बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। रूस भारत को जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकता है ईरान। तो पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के अलावा ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ भी कहीं न कहीं जो द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और ईरान किस लिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो ईरान केंद्रीय एशिया व रूस को भारत से जोड़ने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा, किसने, जो विदेश मंत्री किसके, ईरान के, उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद भारत और ईरान के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। अभी ईरान के उत्पादों का भारत 5वां सबसे बड़ा आयातक है, जबकि भारत ईरान के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यात है। अब ईरान एससीओ का पूर्ण सदस्य बन रहा है और भारत के साथ उसके सहयोग काफी बढ़ने की संभावना है। तो हमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी देखना है कि जो एससीओ का जो 9वां सदस्य है वो कौन बनने जा रहा है। अब इस ईरान का भी मैप हमको एनालिसिस करेंगे हम। तो हम देखते हैं अब ईरान के मैप से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूपीएससी का जो एक तरह से ट्रेंड रहता है कि वो जैसे यहाँ से ईरान से तो पूछेगा ही सही,
तो उसके अलावा ईरान की मैप से भी संबंधित कुछ जानकारी पूछ सकता है हमसे। तो अब हम ईरान की मैप को देखते हैं। तो ये ईरान का मैप हो गया। तो ईरान के उत्तरी साइड में क्या हो गया, तो कहीं ना कहीं एल्ब्रुस माउंटेन्स हो गई है, और ऊपर इसकी कैस्पियन सी से इसकी सीमा लग रही है। तो पहले हम देख लेते हैं इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लग रही है। तो इधर इराक से, इधर टर्की से, इधर अजरबैजान से, और इधर तुर्कमेनिस्तान से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से इसकी सीमा लग रही है। दूसरा है कि पर्शियन गल्फ और कहीं ना कहीं जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, इसके दक्षिण की साइड अवस्थित हो गई। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक तरह से बाब अलमंडाब की जो स्टेट है, संधि मतलब जो संधि है किसको, दोनों को जोड़ेगी। तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ रही है। माफ कीजिए, यहाँ पर स्टेट ऑफ हार्मुज है जो कहीं ना कहीं जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ रही है। ये अबू धाबी, ये यूएई हो गया, ये दोहा, ये बहरीन, सऊदी अरब और ओमान। और ये कहीं ना कहीं जो जाग्रस माउंटेन्स है, जैग्रोस माउंटेन्स जो कहाँ अवस्थित है, तो इसके दक्षिण पश्चिम में अवस्थित हो गई है। ये दश्त ए काविर, ये ईरान। उसके बाद दश्त ए लूट, कहीं ना कहीं जो एक मरुस्थल अवस्थित हो गया है। ये बंदार अब्बास करके यहाँ पर एक सिटी है इसकी। उसके बाद लेक उर्मिया, इसमें एक झील अवस्थित है, लेक अर्मिया। ये करून रिवर से होकर निकलकर कहीं ना कहीं जो पर्शियन गल्फ में जाकर गिर रही। ये कुवैत हो गया, ये बगदाद इराक की राजधानी। उसके बाद हम इसके एक और मैप का देखते हैं। ये ईरान का हो गया, ये कैस्पियन सी हो गया, ये तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये गल्फ ऑफ ओमान, ये स्टेट ऑफ हार्मुज, ये पर्शियन गल्फ, ये कुवैत हो गया, ये कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब। और अब देख लेते हैं हम जो यूरेनियम प्रोसेसिंग फैसिलिटी सेंटर कहाँ है, तो इस्पाहान में लगाया हुआ है। उसके बाद देखते हैं हम जो कहीं ना कहीं जो ये यूरेनियम माइंस है कहाँ लगाई हुई है, तो सागंत में लगाई हुई है। विभाग हैवी वाटर फैसिलिटी सेंटर, तो कहीं ना कहीं अरक में लगाई हुई। ये तेहरान हो गई। तेहरान में क्या है, तो रिसर्च रिएक्टर्स, रिसर्च फैसिलिटी, तो कहीं ना कहीं रियान में लगाया हुआ है। फिर उसके बाद यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी कहाँ लगाए हुए हैं, तो फोर्डोवो, क्यूम, नटांज। फिर लाइट वाटर रिएक्टर, तो कहीं ना कहीं बुशहर में लगाया हुआ है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ईरान का चाबहार पोर्ट अवस्थित है, जिससे कहीं ना कहीं भारत उसका निर्माण कर रहा है। जो अब जो ईरान है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूके है अभी पाकिस्तान के नियंत्रण में है। तो जिससे हम जो सीमा लगती थी अफगानिस्तान के साथ, तो कहीं ना कहीं वहां से हमारी कनेक्टिविटी बाधित हुई है। तो कहीं ना कहीं अब हमारे सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए कौन सा रूट इस्तेमाल करेंगे हम, तो यहाँ से जो अरब सागर से होते हुए कहीं ना कहीं जो ईरान का चाबहार पोर्ट है उससे होते हुए हम कहीं ना कहीं जो सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का प्रयास कर रहे, ताकि कहीं ना कहीं जो व्यापार समझौते हैं उन्हें और प्रगाढ़ किया जा सके। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखते हैं हम अगस्त में घटकर 12.41% रही थोक महंगाई। तो अब ये GS3 इन्फ्लेशन मेजरिंग इंडेक्स, महंगाई, तो महंगाई से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनको उससे संबंधित है। क्योंकि हमें पता है कि जो मेंस में कहीं ना कहीं जो महंगाई से संबंधित प्रश्न है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं अपना। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमेशा चर्चा में बनी रहती है कि थोक महंगाई दर क्या होती है, होलसेल महंगाई रेट क्या होती है, खुदरा महंगाई दर क्या होती है, जो आरबीआई है महंगाई नापने के लिए कौन सी इंडेक्स का इस्तेमाल करती है। तो अगस्त में थोक महंगाई दर 12.41% रही। गैर खाद्य पदार्थों और ईंधन की थोक कीमतों में नरमी से थोक महंगाई दर कहीं न कहीं 11 माह के निचले स्तर पर पहुंची है। अब हम देखेंगे पहले तो गैर खाद्य पदार्थ और ईंधन के मूल्य में नरमी का दिखा असर। जो खुदरा महंगाई के आधार पर मौद्रिक नीति तय करता है आरबीआई। तो यहाँ से प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकता है कि आरबीआई खुदरा महंगाई के आधार पर अपनी मौद्रिक नीति तय करता है। आरबीआई की उच्च सहनी स्तर 6% से ऊपर बनी हुई है खुदरा महंगाई दर। तो उसकी स्वस्थ रेंज क्या है, तो कहीं ना कहीं 4 ± 2 यानी 2 मिनिमम और कहीं ना कहीं जो 6 है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। उसके बीच में ही महंगाई दर रहनी चाहिए, क्योंकि यही एक तरह से जो स्वस्थ रेंज है उसको निर्धारित किया गया है, ताकि 6% से ऊपर होने पर कहीं न कहीं जो आम आदमी को इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होने लगता है। दूसरा है इससे निवेश भी प्रभावित होता है। तो इसी को देखते हुए इसके बीच में जो आरबीआई हमेशा प्रयास करता है कि जो महंगाई है 2 से 6 के बीच में ही रहे, ना ज्यादा ना कम।
अगर कम हुई तो भी कहीं न कहीं एक तरह से महँगाई न रहने पर कहीं न कहीं जो जीडीपी है, प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है वो डिमांड के बेस पर ही होता है कि डिमांड हम करेंगे तभी जाके जो कंपनी है वो प्रोडक्शन करेगी, और प्रोडक्शन करेगी तभी कहीं न कहीं जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी तो कहीं न कहीं जीडीपी बढ़ेगी। तो उसी को देखते हुए हमें इस खबर को देखना है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए आरबीआई रेपो रेट में अब 3 बार वृद्धि कर चुका है। तो क्योंकि कहीं न कहीं जो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करता है, तो रेपो रेट में वृद्धि कर देता है। तो अब हम देख लेते हैं थोक महंगाई में किन वस्तुओं का वेटेज कितना है। तो डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स वेटिंग डायग्राम, तो यहाँ दिखाया हुआ है कि जो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका दिखाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं फूड आर्टिकल्स का दिखाया हुआ है यानी 18.80%। फिर नॉन फूड आर्टिकल्स का दिखाया हुआ है 5.18%। फिर क्रूड ऑयल का, क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का दिखाया हुआ है। फिर कोल का, मिनरल ऑयल्स, इलेक्ट्रिसिटी, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, बेसिक मेटल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स प्रोडक्ट्स और फैब्रिकेट मेटल प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मशीनरी एंड इक्विपमेंट को यहाँ पर दिखाया हुआ है। और मोटर व्हीकल्स, ट्रेलर्स एंड सेमी ट्रेलर्स। तो इस तरह से इस डायग्राम को देखना है कि जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ कि जो फूड आर्टिकल का है सबसे ज्यादा वेटेज दिखाया हुआ है, फिर उसके बाद किसका, एक तरह से जो फूड प्रोडक्ट्स का दिखाया हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं मिनरल्स एंड ऑयल्स का दिखाया हुआ है, फिर कहीं ना कहीं एक तरह से केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स का वेटेज दिखाया हुआ है, फिर बेसिक मेटल्स का दिखाया हुआ है। तो इस तरह से जब अब यहाँ पर दिखा है कि जो फूड आर्टिकल्स है उनकी अगर मान लीजिए महंगाई बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि जो डब्ल्यूआई है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज दिखाएगा, ताकि जो महंगाई जो हम नाप रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस चीज में महंगाई बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं जो डब्ल्यूपीआई है तो एक तरह से हमें एक तरह से जो महंगाई है उसको नियंत्रित करने में भी मददगार साबित होता है, क्योंकि हम ट्रैक कर सकते हैं कि जो महंगाई है वो किस दर से बढ़ रही है, किन वस्तुओं में बढ़ रही, क्यों बढ़ रही है, और उसे कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ती हैं, कोल में बढ़ती हैं, तो इनके पर्टिकुलर के लिए हम काम कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए फूड आर्टिकल्स में बढ़ती है तो फूड आर्टिकल्स में क्यों बढ़ रही है, या फूड प्रोडक्ट्स में क्यों बढ़ रही, तो मान लीजिए कि सप्लाई बाधित तो हुई होगी, मौसम प्रतिकूल ना हो, प्रतिकूल हुआ होगा, या डिमांड बढ़ी हुई होगी, और कहीं न कहीं इस तरह से देखना अब इनके लिए क्या उपाय किया जाए, तो कहीं न कहीं फिर हमें आयात करनी पड़ेगी फूड्स को। तो इस तरह से हम फिर महंगाई को नियंत्रित करेंगे। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये खबर की इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि डब्ल्यूपीआई में किन चीजों का वेटेज है, कितना है वेटेज। तो इस तरह से हमको इसको खबर को देखना है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब जीएस2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से यानी साउथ साउथ रिलेशन टॉपिक से जोड़कर देखेंगे इस खबर को। दक्षिण दक्षिण सहयोग बढ़ाने को भारत सर्वश्रेष्ठ प्रयास जारी रखेगा। तो यूएन में भारतीय राजदूत बोली, कोविड काल में भी हमने निभाई वैश्विक प्रतिबद्धता। तो भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने मंगलवार को कहा कि दक्षिण दक्षिण सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारत अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास जारी रखेगा, जो कि कोविड के दौरान खतरे में पड़ गया था। इस दौरान विकासशील देशों को लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था, और लेकिन भारत ने इस कोविड काल में भी अपनी वैश्विक प्रतिबद्धताएं दर्शाते हुए जरूरतमंद देशों की मदद की है। और कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय व तकनीकी क्षेत्र में दक्षिण दक्षिण सहयोग यानी साउथ साउथ कोऑपरेशन आपसी भागीदारी का व्यापक ढांचा है, और इसके माध्यम से दक्षिण दक्षिण के बीच व्यापार और एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला है और तकनीकों का हस्तांतरण हुआ है। अब हम मैप देखते हैं इसका। तो पहले देख लेते कि व्हाट इज साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो साउथ साउथ अमंग डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में होता है। कोऑपरेशन क्या होता है कि रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, नॉलेज और कोलैबोरेशन अमंग कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ टू मीट देयर डेवलपमेंट गोल्स। तो इस मैप में दिखा हुआ है कि जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वर्ल्ड्स विथ नॉन साउथ डिवाइड। तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जिसे हम अमेरिका गुट कहते हैं, तो जिसमें ये यूरोप दिखाया हुआ है और अमेरिका दिखा हुआ है, यूएसए और कनाडा दिखाया हुआ, इधर ऑस्ट्रेलिया दिखाया हुआ है। और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो रूस रशियन गुट की तरफ था यानी यूएसएसआर की तरफ,
और थर्ड वाला किसको बोल देते तो जो गुट निरपेक्ष यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी नेम, जिन्होंने ना तो अमेरिका की तरफ गए ना यूएसएसआर की तरफ गए, तो उनको हमने थर्ड वर्ल्ड कह दिया। और ये वेरिएबल यानी इनका कोई ठिकाना नहीं था कि ये किस साइड है। यहाँ पर दिखाया हुआ है जैसे साउथ अफ्रीका को दिखाया हुआ है या म्यांमार को दिखाया हुआ है या नेपाल को दिखाया हुआ है। अब हमें यहाँ जो लाइन खींची हुई है जो कहीं ना कहीं नॉर्थ साउथ डिवाइड, तो कहीं ना कहीं इससे डिवाइड कर रही है एक तरह से कि जैसे इस जो एक तरह से हमको पता है कि यहाँ से कहीं ना कहीं जो कर्क रेखा होकर गुजर रही है, तो कर्क रेखा के ऊपर ज्यादातर जो क्षेत्र है वो कैसे है? जैसे अमेरिका है, इधर कनाडा है, यूरोप है, रशिया है, तो कहीं ना कहीं ये डेवलप्ड कंट्रीज है ना। और नीचे की साइड जैसे दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, भारत है, तो कहीं ना कहीं ये कैसे है? तो ये अनडेवलप्ड कंट्रीज है। तो इसी को देखते हैं कहीं ना कहीं जो नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ जो कंट्रीज है इनके हिसाब से इनका नाम रखा गया है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ माफ कीजिए जो भूमध्य रेखा के ऊपर जो कंट्री है, मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर को गोलार्ध को क्या बोलते हैं हम? तो उत्तरी गोलार्ध, और उसके नीचे के गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो उसी के आधार पे इनके नामकरण कर दिया गया है कि जो ऊपर की कंट्रीज उनको क्या बोल दिया? नॉर्थ कंट्रीज, और नीचे की कंट्रीज को बोल दिया साउथ कंट्रीज। और मान लीजिए दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका के किसी कंट्री के बीच में अगर कोई समझौता तो होता है तो उसे क्या बोलते हैं कि साउथ साउथ कोऑपरेशन। और कहीं ना कहीं मान लीजिए कि अमेरिका और कनाडा के बीच में अगर समझौता होता है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ नॉर्थ कोऑपरेशन। और मान लीजिए एक डेवलप्ड और एक डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में समझौता होता है तो उसे नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन बोलेंगे। और जो G20 है तो उसमें कहीं ना कहीं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज शामिल है, तो हम उसको क्या ग्रुप बोलेंगे? तो नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन का एक उदाहरण समझेंगे उसको, क्योंकि उसमें दोनों कंट्री डेवलप्ड भी है और डेवलपिंग कंट्रीज भी शामिल है। तो डेवलप्ड कौन सी है? तो कहीं ना कहीं उसमें कनाडा है, ये अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन शामिल है। और डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी है? तो भारत है, इधर से अफ्रीका है, ब्राजील है। तो इस तरह से हम उसको बोलेंगे नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर पर। अजरबैजान व आर्मीनिया में फिर हुआ टकराव, एक दूसरे पर मढ़े आरोप। तो अजरबैजान व आर्मीनिया में जैसा कि हमें पता है कि कई सालों से इन दोनों के बीच में जो टकराव है वो बना हुआ है। तो अब हमें इस खबर को कैसे देखना है? तो GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और मेन फोकस रखना है किसके हिसाब से? प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिहाज से, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से प्रश्न बनते हैं कि ये क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, किन देशों से संबंधित है। तो उल्लेखनीय है कि अजरबैजान व आर्मेनिया के बीच नारगोनो काराबाख को लेकर दशकों से संघर्ष चल रहा है। नारगोनो काराबाख अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन वर्ष 1994 में एक अलगाववादी युद्ध की समाप्ति के बाद से आर्मीनिया द्वारा समर्पित बलों के नियंत्रण में आ गया था। तो इसी को देखते हुए दोनों के बीच में कहीं ना कहीं टकराव है और विवाद के बिंदु है वो बने हुए हैं। अब यहाँ पर किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के सैनिकों में हुई भिड़ंत, तो अब हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे देखना है? तो हमें इन दोनों के मैप का एनालिसिस करेंगे। हम अजरबैजान और आर्मेनिया का मैप का एनालिसिस करेंगे, वो नारगोनो कारबाख क्षेत्र को भी देखेंगे कि जहाँ इन दोनों के बीच में विवाद बना हुआ है। तो पहले हम अजरबैजान मैप का एनालिसिस कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कलर दिखाया हुआ है यहाँ पर दिखाया हुआ है कि लोअर लैंड्स और माउंटेन्स, तो कहीं ना कहीं कौन सी रेंज होकर निकल रही है? तो कॉकेशस माउंटेन्स होकर निकल रही है। उसके किस साइड में अवस्थित आ रहा है? तो एक तरह से उसके दक्षिण में मान सकते हैं या दक्षिण पश्चिम में अवस्थित हो रहा है। इधर रशियन फेडरेशन हो गया, इधर जॉर्जिया हो गया, इधर कहीं ना कहीं एक तरह से आर्मीनिया, नीचे ईरान अवस्थित हो गया है। इसकी सीमा कैस्पियन सी से लग रही है। इसकी राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी बाकू हो गई। इधर लेजर कॉकेशस माउंटेन्स, और इसके कहीं ना कहीं दक्षिण में एक तरह से तलिश माउंटेन्स अवस्थित हो गया है। और कहीं ना कहीं ये आर्मीनिया, और आर्मीनिया में लेक 7 हो गई है। और कहीं ना कहीं जो अजरबैजान का जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं एक तरह से जिसे अंतर क्षेत्र बोलते हैं, यानी उससे दूर अवस्थित है, और बीच में ये आर्मीनिया अवस्थित हो गया। तो कौन सा क्षेत्र है? तो नाक्स सीवन, अजरबैजान नेक्स सीवन क्षेत्र हो गया है। ये कुरू रिवर जो कहीं ना कहीं इसको बीचों बीच से होकर निकल रही है। और ये कहीं ना कहीं अजरबैजान में कौन सा रिजर्वियर आ गया? तो मांगा चेवियर रिजर्वियर, जो कहीं ना कहीं कौन सी नदी पर आ गया है? तो कुरू रिवर पर अवस्थित हो गया है। इधर कैस्पियन सी की बात कर ली हमने, जिससे इसकी सीमा लग रही है। किस साइड अवस्थित हो गया है? तो कहीं ना कहीं पूर्व की साइड अवस्थित हो गया है। ये अजरबैजान का एक और मैप है, ये कैस्पियन सी, ये रशियन फेडरेशन, ये जॉर्जिया, ये आर्मेनिया, और ये ईरान अवस्थित हो गया। तालिश माउंटेन्स, ये अजरबैजान की कुरू रिवर्स, ये लेजर कॉकेशस,
और कहीं न कहीं जो ग्रेटर कॉकेशियस माउंटेन्स के बीच में ये नदी अवस्थित हो गई है, कुरु रिवर्स, और ये आर्मेनिया का क्षेत्र हो गया। और यहीं कहीं न कहीं जो नेक्स्ट C1 करके जो अज़रबैजान का क्षेत्र वो अवस्थित हो गया है। किसमें अवस्थित हो गया है? तो आर्मेनिया में अवस्थित हो गया है। और कहीं न कहीं जो आर्मेनिया से और अज़रबैजान के बीच में जो सीमा बनाती हुई आ रही है, कौन-सी नदी आ रही है? तो अरकस रिवर आ रही है। और कहाँ जाके गिर रही है? तो कहीं न कहीं ये जाकर मिल जाती है कोरो रिवर में। और कोरो रिवर कहाँ जाके मिल रही है? तो कैस्पियन सी में जाकर मिल रही है। तो दूसरा, हमें मैप देखते समय ये भी ध्यान रखना है कि जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे मिलती है, क्योंकि कहीं न कहीं ज़्यादा चांसेस होते हैं इनसे बनने के प्रश्न। दूसरा है, इसकी कैस्पियन सी से सीमा लग रही है या नहीं लग रही है। अब आर्मेनिया का मैप को हम देखते हैं। तो ये आर्मेनिया का मैप हो गया। तो पहला प्रश्न बनता है, क्या आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सी से लगती है? तो इसका आंसर होगा नहीं। अब हम आर्मेनिया में कौन सी ये लेक अवस्थित हो गई है? तो लेक सेवन अवस्थित हो गई है। ये लेजर कॉकेशस माउंटेन्स आ गई है। ये आर्मेनिया, और इसकी राजधानी कौन सी होगी? तो येरेवन इसकी राजधानी हो गई। ये अरकास रिवर जो कहीं न कहीं आर्मेनिया से होते हुए फिर अजरबैजान में जाकर, फिर कहीं न कहीं कोरो रिवर में जाकर, फिर कैस्पियन सागर में जाकर मिल जाती हैं। इसकी सीमा किससे लग रही है? तो इधर ईरान से लग रही है, इधर अजरबैजान से लग रही है, इधर टर्की से लग रही है, ऊपर जॉर्जिया से लग रही है। लेजर कॉकेशस माउंटेन्स के दक्षिण में अवस्थित हो गई है लेक सेवन। तो इस तरह से इस मैप को देखना है हमको। अब देखते हैं नागोर्नो काराबाख क्षेत्र जो कहाँ अवस्थित हो गया है। तो कहीं न कहीं वो अजरबैजान का क्षेत्र है, लेकिन कहीं न कहीं जो आर्मेनिया जो समर्थित जो अलगाववादी गुटों ने कहीं न कहीं जो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर कहीं न कहीं एक तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया है। तो ये मैप दिखाया हुआ है, ये कैस्पियन सी हो गया, ये अजरबैजान हो गया, ये आर्मेनिया हो गया। और ये वाला क्षेत्र जो नेक्स्ट सेवन की बात कर रही है, किसका क्षेत्र हो गया? तो ये अजरबैजान का क्षेत्र हो गया। और नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र कौन सा हो गया? तो ये वाला क्षेत्र हो गया। तो बिल्कुल किसके बीच में अवस्थित है ये? तो अजरबैजान के बीच में अवस्थित है पूरी तरह से। क्षेत्र भी अजरबैजान का ही है, लेकिन आर्मेनिया के जो अलगाववादी संगठन है उन्होंने इस पर कहीं न कहीं 1994 में एक तरह से कहीं न कहीं कब्जा स्थापित कर लिया है। ये अजरबैजान अजरबैजान और ये आर्मेनिया, ये लेक सेवन हो गई है। ये येरेवन इसकी राजधानी हो गई। ये नेक्स्ट सेवन स्टेट हो गया किसका? अजरबैजान का। और ये नागोर्नो काराबाख क्षेत्र दिखाया हुआ है, जिसके बीच में सारसंग रिजर्वियर स्थित है। और ये कुरु रिवर हो ही गया है। इधर रशिया, जॉर्जिया, टर्की, ईरान, इनके बीचों में अवस्थित हो ही गया है। और ये ब्लैक सी हो गया इधर, कहीं न कहीं जो ब्लैक सी इधर अवस्थित है। और इधर कैस्पियन सागर के बीच में कहीं न कहीं जो कॉकेशस रेंज है वो भी अवस्थित है। ये अजरबैजान की राजधानी बाकू हो गई है। ये नागोर्नो काराबाख रीजन और आर्मेनिया ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, तो ये दिखाया हुआ कि आर्मेनिया ने कौन सी जो टेरिटरीज है उसको ऑक्यूपाइड कर लिया है। तो लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट ये डॉटेड में दिखाई वो कौन सी है? तो लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट इंडिकेटिंग नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न लिमिट ऑफ एरिया कंट्रोल बाय डी फैक्टो नागोर्नो काराबाख गवर्नमेंट्स। तो इस तरह से हमको प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से इसको देखना है। अब बढ़ते हैं हम अगले मैप पर। तो ये किर्गिस्तान का मैप हो गया। पहले हम देख लेते हैं इसकी सीमा किससे लग रही है। तो ये उज्बेकिस्तान से लग रही है, इधर कजाकिस्तान से लग रही है, इधर चाइना से लग रही है, और इधर तजाकिस्तान से इसकी सीमा लग रही है। अब इसमें कहीं न कहीं जो कौन सी जो माउंटेन्स अवस्थित है, तो तियान शान एक तरह से जो माउंटेन्स है वो अवस्थित हो गई हैं। लेक चू रिवर इसमें आकर मिल रही हैं, मतलब चूक रिवर इससे संबंधित हो गई है। ये काराबाल्टा, ये बिश्केक इसकी राजधानी हो गई है। ये नारायण रिवर कहीं न कहीं इसके बीचों बीच से होकर निकल रही है। ये कारा दरिया रिवर जो कहीं न कहीं इसके संबंधित है या इससे निकल रही है। ये लेक इशिकोल कहीं न कहीं इसके उत्तर पूर्व की साइड में अवस्थित हो गई है। ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो गई है। ये कजाकिस्तान, ये लेक बालकश जो कहीं न कहीं कजाकिस्तान में अवस्थित हो गई है। ये तजाकिस्तान दुशांबे जिसकी राजधानी है। ये अक से रिवर हो गई है। ये ओश, ये काराकोल कहीं न कहीं जो किर्गिस्तान से संबंधित है। अब हम देखते हैं अगला मैप। ये तजाकिस्तान का मैप हो गया है। अभी हमने किसका देखा? तो किर्गिस्तान का मैप देखा था। तो तजाकिस्तान की सीमा किससे लग रही है? तो इधर उज्बेकिस्तान से लग रही है, इधर किर्गिस्तान से लग रही है, इधर चाइना से लग रही है, इधर पाकिस्तान अवस्थित हो गया, इधर अफगानिस्तान हो गया है। क्या इसकी सीमा कजाकिस्तान से लगती है? तो इसकी सीमा कजाकिस्तान से नहीं लग रही, क्योंकि बीच में उज्बेकिस्तान अवस्थित हो गया है। तजाकिस्तान की जो राजधानी दुशांबे को दिखाया हुआ है। ये सुरखाप रिवर इसके बीचों बीच से होकर निकल रही है। ये अलाई माउंटेन्स,
ये फेडचेनको ग्लेशियर, ये ऊपर सीरी दरिया दिखाया हुआ है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से संबंधित। ये अमू दरिया रिवर हो गई है जो अफगानिस्तान में दिखा रखा है यहाँ पर। ये पानी रिवर, पंज रिवर, ये बारतंग रिवर, ये पामीर रिवर, ये पामिर्स। तो इस तरह से हमको इसको मैप को देखना है कि किसके साथ इसकी सीमा लगती है, कौन सी नदी संबंधित है तजाकिस्तान से। तो इस तरह से हमको इसको मैप को देखना है। और कहने का ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, जो सेंट्रल एशियन 5 कंट्रीज हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर पर। जो सबसे चर्चित मुद्दा बना रहता है वो है क्लाइमेट चेंज, उसके प्रभाव, उसको कैसे कम किया जा सके एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से, तो GS3 से। तो जैसा कि पता है कि ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते कार्बन उत्सर्जन के खतरों से निपटने के में स्वच्छ ऊर्जा और स्वस्थ ईंधन के विकल्पों की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। हालांकि जब भी इनकी बात आती है तब सबसे पहले यह चिंता भी जताई जाती है कि इन पर आने वाला खर्च अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हालिया अध्ययन में इस संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया गया है। तो अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि यदि हरित ऊर्जा के विकल्पों को अपनाने की गति तेज हो तो खर्च कम हो जाएगा। यह खर्च धीरे धीरे बढ़ने या स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों को नहीं अपनाने की तुलना में कम होगा। अध्ययन ने इसे फास्ट ट्रांजिशन कहा है। तो यहाँ दिखाया हुआ है। पहले हम बात करेंगे कि जो इस अध्ययन की प्रमुख बातें क्या थी। इन पैमानों पर हुआ अध्ययन, गलत धारणाओं से बड़ी समस्याएं। तो स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ कदम, तो खर्च होगा कम। 12 लाख करोड़ डॉलर की बचत हो सकती है कार्बन रहित ऊर्जा के प्रयोग से वर्ष 2050 तक। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि सोलर प्लेटें लगी हुई हैं, ये सौर पवन का दिखाया हुआ है, ये हरियाली दिखाई हुई है। इन पैमानों पर हुआ अध्ययन, तो एनर्जी मॉडल्स पर आधारित संभावना का विश्लेषण किया गया। तो 45 साल का डाटा जुटाया गया सौर ऊर्जा लागत को लेकर। 37 साल के आंकड़े परखे गए पवन ऊर्जा लागत के संबंध में, और 25 वर्ष के आंकड़े बैटरी स्टोरेज की लागत को लेकर जांचे गए। फिर गलत धारणाओं से बड़ी समस्या, तो शोधकर्ताओं का दावा है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले विकल्प अपनाने में बहुत ज्यादा लागत की गलत धारणाओं ने कंपनियों को निवेश से रोका है और इससे सरकारों की नीतियों पर भी असर पड़ा है। ऑक्सफोर्ड मार्टिन स्कूल के डायने फॉर्मर ने कहा कि यह सोच गलत है कि स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना महंगा है। असल में यदि सोच समझकर और तेजी से कदम बढ़ाया जाए तो परिणाम इसके विपरीत देखने को मिलेंगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो अध्ययन तो किया है, लेकिन अध्ययन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या है, जो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रीलिम्स में मतलब मेंस में जो हम राइट कर सकते हैं वो है ये महत्वपूर्ण। तो देखते हैं कि क्या है बातें। तो स्वच्छ ऊर्जा को तेजी से अपनाने पर जीवाश्म ईंधन की तुलना में कम लागत आएगी। दूसरा, तेजी से बढ़ने से सौर ऊर्जा की वास्तविक लागत अनुमान से दोगुनी तेजी से गिरी है। तीसरा, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने से वैश्विक अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और ज्यादा लोगों तक ऊर्जा की पहुंच होगी। बैटरी, चौथा है बैटरी और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रोलिसिस जैसी प्रमुख स्टोरेज टेक्नोलॉजी की लागत बहुत भी कम हो सकती हैं। और पांचवा है, पिछले 5 दशक के अनुभव बताते हैं कि परमाणु ऊर्जा बहुत लागत प्रतिस्पर्धी नहीं हो पाएगी। और छठा है कि महंगाई से लेकर जलवायु संकट तक बहुत कुछ जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता का परिणाम है। फास्ट ट्रांजिशन जलवायु परिवर्तन के संकट में से निपटने के लिए भी आवश्यक है। तो हमें इस एग्जाम को कहीं ना कहीं हमारे प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से देखना है। हम कहीं ना कहीं आंकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जो मिटिगेशन के उपाय बोलते हैं हम कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें जो ये प्रमुख बातें हैं उनको लिख सकते हैं, इनके अध्ययन को लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस खबर को हमको देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं इससे जो मेंस में प्रश्न बनते हैं। अब हमने शुरुआत में बात की थी कृष्णा राजा सागर बांध की, तो उसको भी देखते हैं हम और गूगल मैप को देखते हैं। तो ये कृष्णा सागर डैम ये मैसूर आ गया है और ये कावेरी रिवर दिखाई हुई है। और इसकी जो लोकेशन है कहाँ पर अवस्थित है, तो कहीं ना कहीं ये कर्नाटक में अवस्थित हो गया है। यह राजीव गांधी नेशनल पार्क्स
ये बांदीपुर नेशनल पार्क के कहीं न कहीं एक तरह से उत्तर की साइड में अवस्थित हो गया है। ये मैथुर ये मैट्रू डैम एंड रिजर्वियर कौन सी नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। ये कावेरी नदी कर्नाटक से होते हुए कहीं न कहीं इधर तमिलनाडु से होते हुए कहाँ जाके गिर जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। अब हम ईरान चलते हैं। तो ये ईरान हम किस सागर से होकर निकलेंगे? तो अरब सागर से होते चलेंगे। अरब सागर से गल्फ ऑफ ओमान, ये पर्शियन गल्फ, और ये बांदर अब्बास, और जो चाबार पोर्ट की हम बात कर रहे थे तो वो चाबार पोर्ट यहाँ पर अवस्थित हो गया है, जिसका कहीं न कहीं भारत विकास कर रहा है ताकि किसी तरह से सेंट्रल जो एशिया कंट्री से उन तक पहुँच बनाई जा सके। ये ईरान, हमें ये रूट क्यों पकड़ना पड़ रहा है? ये चाबार पोर्ट क्यों विकसित करना पड़ रहा है सेंट्रल एशिया तक? तो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि कहीं न कहीं जो भारत की सीमा है, अफ़गानिस्तान से लगती है, लेकिन कहीं न कहीं ये क्षेत्र है, ये कहीं न कहीं अभी किसके नियंत्रण में है? तो कहीं न कहीं पाकिस्तान के नियंत्रण में। इसलिए हमको वो दूसरा रूट अपनाना पड़ रहा है, नहीं तो कहीं न कहीं जो 106 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है हमारी अफ़गानिस्तान के साथ, तो कहीं न कहीं उससे होते हुए हम इधर अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान पर कहीं न कहीं अपनी जो कनेक्टिविटी बना सकते थे। लेकिन कहीं न कहीं अभी और दूसरा है क्योंकि दूसरी समस्या यहाँ पर कहीं न कहीं एक तरह से हिमालय की भी है, लेकिन कहीं न कहीं उसका विकल्प निकाला जा सकता था सुरंगें बनाकर। लेकिन अभी कहीं न कहीं जो मेन दिक्कत है वो कहीं न कहीं जो पाकिस्तान ने एक तरह से इल्लीगली कहीं न कहीं जो हमारा क्षेत्र है उस पर कब्जा कर रखा है, और दूसरा कहीं न कहीं वहाँ आतंकवादियों को शरण दे रहा है, प्रशिक्षण देता है और फिर कहीं न कहीं भारत में हमले करवाता है। ये तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो इसकी सीमा उज़्बेकिस्तान की सीमा कहीं न कहीं कैस्पियन सागर से नहीं लगती है, इधर तुर्कमेनिस्तान की सीमा लग रही है। इधर हम अज़रबैजान की बात कर रहे थे, तो अज़रबैजान ये रहा जिसकी राजधानी बाकू, ये अर्मेनिया, ये सेवन रिवर कहीं न कहीं जो लेक सेवन दिखाई हुए हैं, और यहाँ पर कहीं न कहीं जो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र हो गया है, ये कहीं न कहीं जो क्षेत्र है ये कहीं न किसका? अज़रबैजान का, तो नेक्स्ट सीवन क्षेत्र करके नाम है इसका। और ये कहीं न कहीं जो कॉकेशस रेंज है, कॉकेशियन माउंटेन तो वो दिखाई हुई है, किसके बीच में आ गई है? तो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में अवस्थित है, और इसी के दक्षिण में कहीं न कहीं जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान ये अवस्थित हो गए हैं। फिर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात कर रहे थे, तो उसमें कौन 5 कंट्री हो गई? तो तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान अवस्थित हो गई है। हम किर्गिस्तान की बात कर रहे थे, तो ये किर्गिस्तान का मैप हो गया है, और ये इसके नीचे तजाकिस्तान अवस्थित हो गया है। ये समरकंद, जहाँ अभी हाल ही में कहीं न कहीं जो उज़्बेकिस्तान है, वहाँ पर कहीं न कहीं जो एससीओ की बैठक होने वाली है समरकंद में। तो कहीं न कहीं जो समरकंद है उसके ऊपर ही तुजकन की जो लेक अवस्थित हो गई है। तो इस तरह से हमको गूगल मैप को देखना है। तो हमारा विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।